अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरासत। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हुस्न ये है कि रियासत के तमाम सतून जो हैं वो एक दूसरे के साथ काम करें और चेक एंड बैलेंस हो सतूनों के ऊपर। लेकिन जब से जमहूरियत पाकिस्तान में आई है ऐसा नहीं हो सका, बल्कि बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये पंजाब ऑडिटर जनरल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पंजाब हुकूमत के अंदर चंद सालों के अंदर उन्होंने तकरीबन 50 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ जो है उसकी निशानदेही की है कि ये 50 अरब जो है ये करप्शन की नज़र हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो महकमा पुलिस है और उसके बाद जेल और खाना जात है कि वहाँ पे बेइंतहा करप्शन हुई है। हमें पता है कि FIA के अंदर क्या हो रहा है, हमें पता है पुलिस के अंदर क्या हो रहा है, हमें पता है दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर क्या हो रहा है और कैसे करप्ट अफराद जो हैं वो वहाँ पे विराजमान हैं और अपने अपने सियासी अफराद की यानी सियासी आकाओं की खिदमत करने पर मामूर हैं, जिसकी वजह से उनकी हर सही और गलत बात को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन पंजाब के अंदर यह है कि लैपटॉप स्कीम आई, तंदूर सस्ती रोटी स्कीम आई, दानिश स्कूल आई, उसके बाद आशियाना हाउसिंग स्कीम आई, उसके बाद पीली टैक्सी आई, उसके बाद यानी जंगला बस आई। 750 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका एक्सटर्नल ऑडिट ही अवेलेबल नहीं है और हुकूमत ढिठाई के साथ उस ऑडिट को होने नहीं देती है। जमहूरियत के नाम पे जब से 18वीं तरमीम आई है, हर एक अपने अपने सूबे में लूट खसूट करने पे लगा हुआ है। किसी सूबे के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड 100 अरब से ज़्यादा की कलेक्शन करता है, लगता 5 अरब के से भी कम है। बाकी कहाँ जाता है, ये आपकी सोच है। फ्रंटियर में तकरीबन 48 बिलियन जो है वो सिर्फ फाटा के नाम पे दे दिया जाता है और उसका खर्चा किस तरह हो रहा है ये किसी को पता नहीं। बलूचिस्तान में सिर्फ चंद सालों में, पिछले 3 से 4 सालों में 500 अरब रुपया जो है वो पैकेजेस के अंदर दिया गया, लेकिन बलोच अभी तक महरूमिया का शिकार है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब में पीने का पानी नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, ना कोई अद्वियात है, स्कूलों की छतें नहीं है और प्राइवेट स्कूलों के ऊपर गवर्नमेंट की लट पड़ी हुई है कि अपनी सिक्योरिटी सही करो वरना स्कूल बंद कराओ। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो गवर्नमेंट का काम है, ये क्यों अपना ऐसा कर रहे हैं? फिर ये जब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स भी आ गई, सब कुछ हो गया, बेज़ाब्तियाँ साबित हो गई, तो इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं होता? साबिक गवर्नर सिंध, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर मेरे साथ है, सीनियर तजियाकार और एंकर जनाब असद खरल मेरे साथ हैं, आसिफ अली पोता किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ये भी मेरे साथ हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने सुन लिया होगा जो जो मैंने कहा। अब इसमें तो आप ही हमें एनलाइटन कर सकते हैं कि ये कैसी जमहूरियत है कि दोनों हाथों से लूटो खसूटो और फूटो और अवाम गई भाड़ में। कोई बेज़ाब्तगी सामने भी आ जाए तो डटाई से और बेशर्मी से उसको देखना भी नहीं। जी, मैं आपके इन ख्यालात से मुत्तफिक हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन को रोकने में, बेकायदगियों को, बेज़ाब्तियों को रोकने में गवर्नमेंट की, चाहे वो प्रोविंशियल हो फेडरल हो, दिलचस्पी कम नजर आती है। और जो सूबाई एंटी करप्शन के महकमे हैं उनकी कारकर्दगी तकरीबन सिफर है, नेगेटिव है, कुछ आउटपुट ही नहीं उनकी। एक अदारा नैब है जिससे कुछ लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं, उसकी भी पर काटने की तैयारियां हैं, उसके ऊपर भी एक कमीशन बिठाने की तैयारियां हैं, उनको कभी वार्निंग दे दी जाती है ताकि वो भी फिर गैर मौसर हो जाएंगे। अब रहा FIA जिस तरीके से है, उनको चंद चीजों के साइबर क्राइम है, कुछ और ऐसी चीजें जिसमें उनके वो पावर्स हैं, लेकिन उसके अंदर भी काफी मतलब के मसले हैं। जिसे सिंध हुकूमत कहती है कि ना FIA हमारे किसी काम में इंटरफियर करे, ना नैब करे, और उनकी अपनी एंटी करप्शन काम नहीं करती, तो कौन करप्शन को रोकेगा? वो कहते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट हम पर हमला कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासी अज़म की कमी है कि करप्शन को रोकने में, बेज़ाब्तियों को रोकने में, और जो हमारे अदारे हैं ऑडिटर जनरल के ऑडिट के, उनको मजबूत बनाने में हुकूमत मुझे बहुत सीरियस नजर नहीं आती। मोइनुद्दीन हैदर, यह है कि मैं पुलिस के ऊपर आ जाते हैं, FIA के ऊपर आ जाते हैं। आपने अभी FIA का जिक्र किया, आप सिंध में हैं, तो मैं कराची से ही शुरू हो जाता हूँ। FIA के एक डायरेक्टर हैं शाहिद हयात, उनका जो लाइफस्टाइल है वो होशरुबा लाइफस्टाइल है और उनकी करप्शन जो है उसकी दास्तानें जो हैं उसके ऊपर तो फिल्में बन सकती हैं हॉलीवुड की। खुद मैंने उनको देखा हुआ है
कि कितनी वो बेशर्मी से और अपना हट धर्मी से वो आके बातें करते हैं कि मेरा जो कर सकते हो कर लो। अब हम जब प्रोग्राम भी करें और अगर उनकी यानी बेनकाब करते हैं उनको, तो मौसूफ हमें धमकियां दिलवाते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हारे ये कर देंगे, तुम्हारे वो कर देंगे। मेरा मतलब है कि एफआईए का यही काम रह गया, जब एफआईए के अपने अहलकार करप्ट हो जाएं, जब उसके डायरेक्टर्स करप्ट हों, वो चलते हुए बिजनेसेस को बंद करवा दें, हजारों अफराद को बेघर कर दें, बेरोजगार कर दें, और उसके बाद 10-10 महीने तक वो क्रिमिनल चालान ना पेश कर सकें और अदालत में आके कहें कि हमें टाइम चाहिए, हमें टाइम चाहिए ये करने के लिए, लेकिन कारोबार जिंदगी बंद हो जाए। ये कौन सा कानून नाफिज करने का तरीका है मोइन साहब? जी हाँ, मेरे ख्याल से ये आप जो रेफरेंस दे रहे हैं ये गालबन बोल और एग्जिट का है, जिसके ऊपर बहुत शोर उठा और बहुत ये इन्होंने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, फिर उनको बंद कराया गया, छापे मारे गए, एफआईए वहां चली गई और भी लोग वहां अदारे आ गए। लेकिन आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अब इसको बहुत महीने गुजर चुके हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, इसमें चालान अदालत में पेश हो जाना चाहिए था। अगर उनकी कोई गलत कारियां हैं तो वो सामने आ जानी चाहिए थी, और अगर कोई ऐसे सबूत, ऐसी चीजें नहीं है जिस पे केस आगे नहीं चल सकता, तो वो भी सामने आ जाना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल से उसमें बोल के जो बहुत से लोग हैं, जाहिर है उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है, वो परेशान है। अब ये कभी कभार अखबार में खबर निकल आती है मीडिया ट्रायल की तरह कि जी वो जाली डिग्रियां बांटते थे, तो ये अभी 13 यूनिवर्सिटियां जो है उन्होंने कंफर्म कर दिया अमेरिकनों ने। एक डिग्री तो दिखाए ना। हाँ, ये जो काम इनका है ना, आपकी बात सही है, ये अगर है इनके पास तो ये सब कुछ चीजें दिखाएंगे जो जाली का अब तक इन्होंने इतने महीनों में, तो अब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये बहुत इसने टूल खींचा है, लंबा इसने मसला खींचा है और ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं इसमें। लेकिन असद खलल साहब, आप तो खास तौर पे जानते हैं और पंजाब। जी जी मोइन साहब, आप कंप्लीट करें बात। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये मैंने शायद हयात साहब की ऑनेस्टी के बारे में कोई नेगेटिव खबर ये मेरी नजर से नहीं गुजरी है ना मैंने देखा। मैं सुना रहा हूँ इससे पहले हाँ, आपको मालूम होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। इससे पहले मौजूद जज साहब थे, ही वाज आल्सो ऑनरेबल मैन, बट आई फाउंड, क्योंकि ऐसी खबरें कभी किसी न किसी हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं, कौन क्या कर रहा है। तो जाहिर है नीचे जो लोग भी कोई ऐसा काम करते हैं तो वो जाहिर है ऊपर वाला आदमी जो बॉस होता है उसके खाते में जाता है। तो इंस्पेक्टर तो ऐसे मौजूद हैं जो दिन में सैकड़ों इंक्वायरियां चल रही होती है मुख्तलिफ पासपोर्टों की, कभी इसकी, कभी इमिग्रेशन की। नहीं, ये तो वो बातें कर रहे हैं कि जो शायद याद से खुद हमने देखी हैं। असद खलल साहब, आपको पता ही है पंजाब में जो बेकायदगियां हो रही हैं उसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि जिस तरह शायद याद ने हमें धमकियों के मैसेज भिजवाए कि तुम लोग हमारे ऊपर छोड़ दो वरना तुम्हारा हशर कर देंगे, ये कर देंगे। उसको पता नहीं है कि इस तरह की बात, गिदड़ भपकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, ना आप डरने वाले हैं, ना आसिफ अली पोता डरने वाले हैं। ये किस दुनिया में रह रहे हैं अपनी? बशीर साहब, आपके साथ जो आपने कहा सियासी आकाओं की जो लोग ताबेदारी करते हैं, इनके साथ थोड़ा सा एक और वर्ड भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इस जैसे शायद हयात जैसे जो ऑफिसर हैं जो इस तरह के महकमों में बैठे हुए, ये कारपोरेट सेक्टर के लोगों के भी गुलामी कर रहे हैं। ये सरकार की, स्टेट की या गवर्नमेंट की नौकरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कारपोरेट सेक्टर के लोगों के इशारों के ऊपर, जिस तरह वो कहते हैं ना, ये उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तरह आपने बताया कि एज पर लॉ 14 रोज के अंदर पाबंद है एफआईए या पुलिस के वो चालान सबमिट करे। चले ठीक है, इग्नोर कर दिया, ज्यादा काम था, 30 दिन, उसके बाद 1 महीने के अंदर कर दिया जाता। आपने खुद, हमने इधर जो 16 फरवरी के प्रोग्राम में बकायदा चैलेंज किया और दावा किया, बावजूद हालांकि कोर्ट ऑर्डर थे, कि आपने भी कहा कि ये चालान 2 रोज बाद यानी 18 फरवरी को पेश नहीं करेंगे। हालांकि अदालत ने हुक्म जारी कर रखा था, 10 महीने भी हो गए हैं। तो हमें सिर्फ इसलिए, जो आपने भी दावा किया था, जो हमने किया था, वो इसी वजह से किया था कि इनके पास चालान जो सबमिट करने के लिए ऐसी एविडेंस नहीं है, जो कि 18 फरवरी की हेयरिंग के दौरान इनको एडमिट करना पड़ा। इनके जो वकील हैं उन्होंने एडमिट किया कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब खुद बशीर साहब देखिए कि 10 डोमेन्स थी एग्जैक्ट की, बोल और एग्जैक्ट की 10 डोमेन्स हैं। एफआईए ने अब तक जितना डाटा लिया है, सर्वर वगैरह से रिट्रीव किया है, वो सिर्फ 1 डोमेन का डाटा है। 9 जो बाकी डोमेन्स हैं उनको क्यों बंद किया गया है? लीगल बिजनेस था, 7,000 लोग जो है उनकी जॉब्स खत्म कर दी आपने, उनकी 7,000 खानदान जो है उनको आपने बेरोजगार कर दिया। अरबों रुपया जो पाकिस्तान आ रहा था वो आपने खत्म कर दिया।
पाकिस्तान का FIA का एक दायराकार है, एक एजेंसी है, उसका एक अपना सर्टन एक क्राइटेरिया है। उसके अंदर क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान हो रहा था? सिंगल एक पैनी का नुकसान नहीं हुआ। FIA तब एक्ट करेगी ना। क्या पाकिस्तान के किसी शहरी को या शहरियों को बड़ी तादाद में ये इफेक्ट हो रहे थे? कोई शहरी ऐसा नहीं है। क्या किसी पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन ने, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने FIA से अप्रोच किया हो कि हमारे इदारे का टाइटल यूज करके ये डिग्रियां जारी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में जितना पैसा एग्जैक्ट के अकाउंट में आया, क्या उसमें कोई भी डिग्रियों के हवाले से पैसा आज तक FIA 10 माह गुजरने के बावजूद, तमाम तर सामान उठाने के बावजूद वो सामने ला सकी? फिर उसके बाद अब फोर्स करने की कोशिश की जा रही है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए, लोगों को बकायदा मोटिवेट करके कहा जा रहा है कि आप प्लीज खुदा के लिए आप गवाह बन जाए। एक गवाह के आज तक ये बयान रिकॉर्ड नहीं कर सके। कभी एक महीने बाद आपको पता है ना करल साहब के आपको और मुझे, हम दोनों को धमकियां आ चुकी हैं मौसूफ की तरफ से। इस तरह के इनको पता नहीं है कि ये किधर हाथ डाल रहे हैं। इनको धमकियां, इन लोगों की, इनके ऊपर और बड़े चार्जेस है। जो आपने बात की थी ना शायद अय्यार साहब की, एक्शन कौन करेगा? एक तो एक्शन हम एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी, और जो लोग मुतासरा हैं, ये पाकिस्तान में हम इस केस को एग्जाम्पल सेट करेंगे कि 10 महीने एक इनोसेंट बंदे को प्रूव्ड अनटिल गिल्टी। आपको ये नहीं अभी पता, शायद आपको ये नहीं पता कि मैंने PFUJ में ऑफिशियल कंप्लेंट दायर कर दी है पाकिस्तान यूनियन ऑफ फेडरल जर्नलिस्ट को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को। मैंने एफिडेविट लिख के भेज दिया कि अगर मुझे या मेरी फैमिली को कोई नुकसान हुआ तो सबसे पहले शाहिद हयात को इसके ऊपर पर्चा काट के इससे पूछगिछ की जाए, क्योंकि इनकी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। आप तो सारे करियर में इन करप्ट लोगों से डील करते रहे हैं, आप इनके मुतालिक मुझे क्या बता सकते हैं? जी मोइन साहब। जी देखिए, जाहिर है कि पुलिस के और बाकी महकमों में अच्छे अफसर भी हैं, नेक अफसर भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, और उसमें कोई जाहिर है काली भेड़े भी हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको कोई जरूरी, उनको अहम ओहदा ना देना और उनको OSD रखना या उनके खिलाफ इंक्वायरी करना, इस किस्म की कार्रवाइयां तो चलती रहती हैं, मतलब के जो अफसर बहुत होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है मैंने देखा है, इसकी बुनियाद अगर सियासी हुकूमत हो तो सियासी बुनियादों पर इनके खिलाफ एक्शन ज्यादा होते हैं और सियासी बुनियादों पर ही इनको माफ कर दिया जाता है, इनको वापस लगा लिया जाता है, क्योंकि ये अपने सियासी मास्टर्स को सर्व करते हैं। इसलिए इनके साथ जो है जो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, या कोई गलत काम की कार्रवाइयां वो नहीं हो पाती। जी आप मुझे बताएं, आप क्या ऐड करेंगे ऐसे करप्ट एहलकारों के लिए? मुबशर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो आप कानूनी जंग लड़ रहे हैं ये बिल्कुल कानूनी नहीं है, ये एक सियासी जंग है। ये पाकिस्तान के हर शहरी को, हर जो कि थोड़ी बहुत ही कानून को जानता है, समझ रखता है, उसको पता है कि ये एक सियासी खेल है, ये कोई कानूनी जंग नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है शाह हयात का, शाह हयात बदमाश इसलिए बना है कि उसके ऊपर बड़े बदमाश बैठे हुए हैं जिसने उसको लाइसेंस दिया है बदमाशी करने का। अगर मैं कब्ज़ा ग्रुप का मालिक हूँ और मैं कब्ज़े करता हूँ और मैंने अपने बॉडीगार्ड और गनमैन रखे हैं, तो फिर मेरे बॉडीगार्ड और गनमैन जो हैं वो भी थोड़ा सा अपनी हदूद से फलांग जाएंगे, वो भी कुछ काम अपने तरीके से करेंगे और वो मेरे बिहाफ पे बदमाशियाँ करेंगे। ये शाहिद हयात वही था कि जिसने MQM के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की और MQM उस वक्त पावर में थी और उसको हटा दिया गया। ये वही शाहिद हयात है जिसको दोबारा ले आया गया। ये वही शाहिद हयात है, बल्कि इस तरह के कई शाहिद हयात हैं कि जो पाकिस्तान में गैर कानूनी एक्सचेंज चलाते हैं और 5 से 10 करोड़ रुपया महीने का लेते हैं, उनको तो कोई नहीं पकड़ता। ये FIA वाले जो हैं, आप कह रहे हैं FIA समेत बहुत सारे लोग, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि माजी की गवर्नमेंट में जब पंजाब में मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, टेलीफोन पे मैसेज आया करते थे कि जी ASI की भर्ती के लिए 15 लाख, फलां की भर्ती के लिए 10 लाख, इस पे बारगेनिंग हो सकती है, फलां से कांटेक्ट करें, जो 15 लाख देगा तो वो 50 लाख कमाएगा। शाह हयात में इतनी जुर्रत नहीं। जो लाहौर हाई कोर्ट के
स्टे को यूं फाड़ के फेंक देता है मियां शहबाज शरीफ, वो शाहिद हयात जैसे लोग जो हैं वो फिर कोर्ट को और अदालतों को क्या समझेंगे? वो 10 महीने क्या 10 साल तक भी इनको जेलों में साड़ते रहेंगे। ये सिर्फ सियासी मसला है, ये कोई कानूनी मसला नहीं है। और जहां तक देखा जाए उसने शोएब शेख ने जो है उसने पाकिस्तान की खिदमत की है। 19 साल क्या वो गारों में काम करता रहा है? क्या वो पहाड़ों में काम करता रहा है? 19 साल तक तो एग्जैक्टा किसी को पता नहीं चला। 19 साल से तो वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के जरिए पाकिस्तान से बाहर से पैसे लाता रहा है और सर्टिफिकेट उसको मिलता रहा है। यहां से तो गैर कानूनी तौर पे पैसे बाहर जाते हैं, उसने तो स्टेट बैंक के थ्रू पैसे वापस लाया है और चाहता तो पाकिस्तान से बाहर थ्रू लीगल वो तरीके से पाकिस्तान से बाहर पैसे भेज सकता। ये बिल्कुल यहाँ पे करप्शन के मामले में, यहाँ पे लूट बाजारी के मामले में, यहाँ पे गुंडा गदरी के मामले में तमाम का आइन एक है, तमाम के असूल एक हैं, तमाम के कायदो ज़वाबित एक हैं। सिर्फ नहीं है तो अवाम के लिए एक नहीं है, थर के लिए एक नहीं है, सेहत के लिए एक नहीं है, रोजगार के लिए एक नहीं है, दहशत गर्दी के लिए एक नहीं है। आपको पता है कि पंजाब में डेली कितने दहशत गर्द पकड़े जा रहे हैं, कितनी लाकानूनियत हो रही है, कितने कत्लो गारत हो रहे हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जाता, सिर्फ इस तरफ ध्यान जाता है। और मैं कहता हूं कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तनख्वाह आप 20 करोड़ महीना भी रख दें और वज़ीर आला की 10 करोड़ भी रख दें, फिर भी अगर आप करप्शन ना करें तो मैं कहता हूं पाकिस्तान में सोने के पहाड़ बन जाएंगे, पाकिस्तान में दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। इन्होंने कितना खाना है, कितना आप पीआईए के एहसास देखें, इन्होंने उसकी कितनी एस्टिमेट लगवाई है। जो 30 करोड़ का कराची का प्लाट है उसके 4 लाख रुपया इन्होंने वैल्यू लगाई है। जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसकी इन्होंने 10 लाख वैल्यू लगाई है। मैं उससे 10 से 50 गुना ज्यादा बेच के दिखा सकता हूं। तो यहाँ पे ये शाहिद हयात, ये मैं आता हूँ आसिफ अली पोता मेरे साथ हैं, असद खर मेरे साथ हैं और गवर्नर और फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोइनुद्दीन हैदर हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। दुआएं बेच देते हैं, रिदाएं बेच देते हैं, मुनासिब दाम मिल जाएं तो माएं बेच देते हैं। नवाज शरीफ साहब पीआईए भी बेच डाली। मगर साथ में कौम को ये जरूर बता दीजिए कि आप पीआईए किसी मुल्की मफाद के लिए नहीं बेच रहे, बल्कि आपकी नजर पीआईए के असासों पर है जिनको आप खुद ही बेचकर खुद ही हड़पना चाहते हैं। जी हाँ, पीआईए का केडीए स्कीम वाला अस्पताल जिसकी मार्केट में कीमत 20 करोड़ रुपए है, आप उसे 3 करोड़ का बेच रहे हैं। कारसाज रोड पर वाक़या पीआईए का क्लिनिक जिसकी मार्केट में कीमत 10 करोड़ रुपए है, आप उसे सिर्फ 1 करोड़ का बेचना चाहते हैं। और कराची गुलिस्तान जौहर में पीआईए का 3000 मुरब्बा गज का प्लॉट जिसकी मार्केट में कीमत 20 से 25 करोड़ है, उसे आप सिर्फ 5 लाख रुपए का बेचना चाहते हैं। और हाँ, आपकी असल नजर तो न्यूयॉर्क में मौजूद पीआईए के रूजवेल्ट होटल पर है जिसकी मालियत 1 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। मियां साहब, पीआईए को इतना चूना सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि पीआईए के ये सब असासे आप ही की कंपनियां खरीद लेंगी। और मियां साहब, वो नीलम जहलम ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए जो कोलंबिया और किर्गिस्तान की कंपनियों से मुआहिदा किया जा रहा है, उसमें मुल्की खजाने को जिस बदतरीन अंदाज में लूटने का मंसूबा आपने बनाया है, वो भी जरा कौम को बता दो कि किस तरह जाली ईमेल आईडीज बनाकर आपने कौमी इदारों से भारी रकूम मंजूर करवा ली है कि किर्गिस्तान और कोलंबिया से बड़े ही महंगे दामों सामान खरीदा जा रहा है। मियां साहब, ये जो आप अचानक नैब पर चढ़ दौड़े और आपके उस्ताद मुहतरम जनाब जरदारी साहब के साथ मिल गए, तो जान लीजिए अब ये नहीं होगा कि आप
आने वाली नस्लों को कर्जों के गढ़ों में धकेलते रहें और जब आपसे हिसाब मांगा जाए तो आप कहें कि मुल्क को खतरा है। मियां साहब, अब मुल्क खतरे में नहीं है, आपकी लूटमार और बदतरीन करप्शन खतरे में है। हकीकत में जो रहजन है वही रहबर है खतरे में। अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। मोइनुद्दीन हैदर साहब, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में गुड गवर्नेंस का भांडा फोड़ दिया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में, मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं अभी, 30 महकमों में 48 अरब 29 करोड़ रुपए की 39 करोड़ की बेज़ाब्तियां हुई हैं और पंजाब पुलिस में सबसे ज्यादा 5 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां हुई हैं। दस्तावेजात के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर 1.25 अरब के ठेके दिए गए और अक्सर की मुतल्लिका इंतजामिया से मंजूरी ही नहीं दी गई है। महकमा दाखिला में मेरिट के खिलाफ 5 अरब 22 करोड़ रुपए की गैर कानूनी इकदाम किए गए हैं और महकमा एक्साइज ने 2 अरब 73 करोड़ रुपए की रिकवरी ही नहीं की और रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। अब यानी जब इतनी ब्लेटेंट किस्म की करप्शन हो रही है तो इसके ऊपर अगर हम निशानदेही भी करते हैं तो वजीर आला जो है या वजीर आजम जो है इसके ऊपर अपनी तौहीन समझते हैं एक्शन लेते हुए इन करप्ट अनासर के खिलाफ, तो फिर क्या हमारा कहना जायज होगा अगर हम कहें कि जी ये हुक्मरान ही करप्ट हैं तभी ये करप्शन हो रही है, क्योंकि और तो कोई वजह समझ में नहीं आ रही। जी, बात ये है कि ऑडिट वाले अपने ऑडिट पहले निकालते रहते हैं, वो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन करते रहते हैं और फिर उसका जवाब उन महकमों को देना पड़ता है। और इस वक्त पीएसी की जो कमेटी है वो भी ऐसे पैरस को ओवरसी करती है और जहां जहां करप्शन होती है वहां कोशिश होती है कि ये पैसे वापस खजाने में जमा कराए जाएं। लेकिन ये कार्रवाइयां जो होती हैं, आपने देखा भी है पहले वाले जब से अपने ऑडिटर जनरल, उनको हालांकि उनकी आईनी तकर्री है और आईनी टेन्योर है, लेकिन उनको वक्त से पहले रिजाइन कराया गया और इस किस्म की बातें आ जाती है कि इन लोगों पर दबाव डाला जाता है कि वो इस करप्शन के बहुत से केसेस को बेनकाब ना करें या कुछ को परसू ना करें। लेकिन बहरहाल ये सामने चीजें आती हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी भी इसके नोटिस लेती है, लेकिन अब तक उनका कोई ऐसा बहुत परफॉर्मेंस नजर नहीं आया कि जिन्होंने बहुत बड़े कोई रिवर्सल किए हों या बहुत बड़े पैसे वापस इन लोगों से लेके जमा कराए हों। मैं भी एक ऐसा अदारा है जो गालबन जब ये कुछ कार्रवाई करता है तो कुछ उसके रिजल्ट निकल आते हैं, लेकिन करप्शन को टैकल करने के लिए तो मुझे सियासी अज़र नजर नहीं आता और जो अदारों को मजबूत करना चाहिए उन अदारों को करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, मुझे तो उसके अंदर कोई बहुत अदारों को मजबूत बनाने की कार्रवाई नजर नहीं आती। करल साहब, मुबशर साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब बहावलपुर जाके खास तौर पर जो उन्होंने बयान दिया ना, उसको मैंने डिग आउट किया है कि बेसिकली ये मामला क्या हुआ है। तो वो जो तहकीक करके मैंने खबर निकाली है, मामला ये हुआ है कि बहावुद्दीन जो जकरिया यूनिवर्सिटी के जो ख्वाजा अलकमा है, जो वाइस चांसलर, जिनको नैब ने पकड़ा हुआ है और बहुत यानी एक ऑनरेबल मैन है और उन्होंने बेचारों ने कोई ऐसा काम गलत नहीं किया और बदकिस्मती है कि उनको अंदर डाल दिया गया। लेकिन उस वक्त जो उनके लीगल जो एडवाइजर थे उस यूनिवर्सिटी के, रफीक रिजवाना साहब, जो अब गवर्नर पंजाब हैं, जिन्होंने उनसे नजायज भर्तियां भी करवाई दबाव डाल के, PMLN का चूंकि सेनेटर भी थे, और फिर उन्होंने ये जो कैंपस लाहौर में बना बहावुद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी का, ये उस वक्त ज़ईम कादरी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, गुलिस्तान उनका जो है वो उनका कार्य खास है, 2 करोड़ रुपए उनके अकाउंट्स में बकायदा अमाउंट सारी गई। इन्होंने खुद उनको कहा कि आप कैंपसेस के लिए एक समरी बनाएं, इन्होंने समरी भेजी, इन्होंने CM सेक्रेटेरिएट से खुद ही करवाई। फिर ये गुलिस्तान वहां पे जाते हैं, वहां पे मुनीर भट्टी उनसे डील करके बाकी जो लोग जिन्होंने इधर कैंपस बनाया था, ये पैसे जाके वसूलियां करते हैं, चेकों के जरिए अमाउंट लेते हैं। अब चूंकि नैब जो है वो गवर्नर तक पहुंच रहा था, नैब उसमें ज़ईम कादरी तक जो है पहुंच रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब चूंकि उन्होंने भी इस अनऑथराइज जो काम है उसमें वो भी शामिल थे, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी शामिल था, यानी बिजाते खुद। एक तो ये मामला है जिसलिए उन्होंने कहा ना कि शरीफ जो है मासूम, तो मासूम को तो अंदर है, लेकिन जो बंदे जो मुलव्वस है, जिन्होंने पैसा खाया, जिन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की, वो बाहर फिर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर आप जो बात आ रही है,
फिर अभी और ये देखें फौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी कितनी तेजी से हो रही है। आपने देखा लाहौर डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर को उन्होंने पकड़ा, इस्लामाबाद के पकड़ा, और अभी एक और बड़ी खबर आपसे नाज़रीन से हम शेयर करें कि कामरान कियानी साहब जो हैं, जो साबिक आर्मी चीफ के भाई हैं, उनके खिलाफ बैंक ऑफ पंजाब ने रेफरेंस भेज दिया नैब में बैंक डिफॉल्ट केस का। हालांकि बहुत बड़े बड़े डिफॉल्टर इधर दंदना रहे हैं, और ऐसे डिफॉल्टर भी जो हमारे बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, ये उस वक्त डिफॉल्टर थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्लीन चिटें ली। और आप फसी बुखारी साहब से ये ऑन ओथ पूछ लीजिएगा कि वो ना चाहते हुए भी वो मुकमका पॉलिसी के तहत उनसे पूछिएगा कि उन्होंने जो शरीफ फैमिली को जो चिट क्यों दी, जबकि वो जानते थे कि ये डिफॉल्टर है। इत्तेफाक फाउंड्री का केस इनके खिलाफ पेंडिंग था, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद लहरा के लेटर दिखाया कि 10 दिसंबर 2014 को जो नेशनल बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, जो इनके अपॉइंटी हैं, इकबाल अशरफ साहब ने उनको लेटर लिखा बकायदा कि सीएम साहब नो यू आर नो डिफॉल्टर। अब आपका जो है मामला 10 दिसंबर 2014 तक, तो वो लेटर ये साबित खुद करता है, जो कि सीएम साहब फरते जज्बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लहरा दिया कि इसका मतलब यह है कि 10 दिसंबर 2000 तक आप डिफॉल्टर थे। और जो मैकेनिज्म बनाया गया था, जिस तरह वो कादरी साहब, जो इमरान खान सही कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये बात चेक कर ले कि जो इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर आ रहा है, सिर्फ ये डिटरमिन कर ले कि क्या ये बंदा नीट एंड क्लीन है या ये बंदा बैंक डिफॉल्टर तो नहीं है, इसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस तो नहीं है, तो इनका बकायदा डिफॉल्ट का केस था, जो कि नैब से एक गलत चिट लेके क्लीन चिट ली गई, जिसकी वजह से एक मुझे ये बात जरा क्लियर करने दें मोइनुद्दीन हैदर साहब, क्योंकि कर्नल साहब मोइनुद्दीन हैदर साहब हम सबसे सीनियर हैं और वो समझते हैं इन बातों को। मोइन साहब मुझे ये बताएं कि जब हम नोन है कि आपके कुछ सियासतदान डिफॉल्टर्स हैं और गलत काम किया हुआ है, प्ली बारगेन्स भी उन्होंने की हैं, उसके बावजूद उनको इलेक्शन लड़ने देना और फिर ये कहाँ का इंसाफ है? जी हाँ, मेरे ख्याल में जो आर्टिकल 62, 63 को अगर सख्ती से लागू किया जाए, पाकिस्तान में नेक नियति से लागू किया है, तो फिर जितने भी काफी जो हमारे इलेक्शंस के लिए लोग आगे आएंगे वो निस्बतन साफ सुथरे और बेहतर कैरेक्टर के होंगे, जिनके ऊपर कोंगलियां नहीं उठेंगी। दूसरी बात यह है, लेकिन लॉ में लिखा हुआ है कि जब तक आप पर इल्जाम साबित ना हो जाए तो आप मुजरिम नहीं है, आप मुलजिम है, और मुलजिम को कोर्ट इजाजत देती है कि जब तक आपका केस का फैसला ना हो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसलिए इस किस्म के लकूनस मौजूद हैं, जिसके तहत जो है लोग मुकदमे होते हुए या बैंक के डिफॉल्टर होते हुए उनको इजाजत मिल जाती है इस काम के लिए। अब बाकी प्ली बार्गेन, वो प्ली बार्गेन अब कानून में लॉ नैब के लिखा हुआ है कि प्ली बार्गेन कर सकते हैं। और मेरी जाती राय इसमें यह है कि जिस तरह अभी आपने कहा कि अदारों को बंद करना, लोगों को बेरोजगार करना कोई अच्छा काम नहीं है, जिन लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं उनको बंद कराना अच्छा काम नहीं है, तो उस सूरत में प्ली बारगेन में देखते हैं कोई चीजें प्रूव नहीं हो सकती, कोर्ट में बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो वो निस्बतन कम रकम लेकर या तो वो उससे प्ली बारगेन करके वो पैसे खजाने में जमा हो जाता है और वसाइल आ जाते हैं, लोगों की नौकरियां सब बरकरार रहती हैं, काम जारी रहता है, इसके बजाय कि काम ही बंद हो जाए। तो प्ली बारगेन तो चूंकि कानून का फिलहाल हिस्सा है तो उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते, अगर सही नहीं है तो उसको फिर कानून को अमेंड करना पड़ेगा इस काम को। मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपसे मैंने आखिरी सवाल ये पूछना है, उसके बाद यानी कि मुझे ये बताइएगा कि पंजाब में ऑपरेशन शुरू होगा भी कि नहीं होगा, कि ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फैसला है, पार्लियामेंट का फैसला है कि पाकिस्तान की जमीन में टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान का सॉयल हम इस्तेमाल करने नहीं देंगे दूसरे मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने के लिए या यहाँ से जत्थे भेजने के लिए किसी बात दूसरे मुल्क में। तो जब ये एक पॉलिसी बता दी गई है तो ये पॉलिसी पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये फाटा के लिए भी है, बलूचिस्तान के लिए है, सिंध के लिए भी है, पंजाब के लिए भी है। अब इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि पंजाब के अंदर भी बहुत सारी ऐसी खिलाफ कानून तंजीमें मौजूद हैं
और वहां वो कार्रवाइयां करती रहती हैं। उनके स्लीपर सेल भी हैं, उनकी फ्रेंचाइज भी तहरीक तालिबान, लश्कर जंग और बहुत सारे इस किस्म के जैश मोहम्मद हैं। तो जाहिर है कि अगर आप पाकिस्तान से टेररिज्म को उखाड़ना चाहते हैं, एक सब कौम को मैसेज देना चाहते हैं कि इस बारे में हम बहुत अज़म रखते हैं और सीरियस हैं, तो जाहिर है कि उधर भी कार्रवाई तो फिर करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन, बट मुझे थोड़ा सा एक लालच हो रहा है, एक सवाल मैंने आपसे और पूछना है। आज गुजरांवाला में पठानकोट वाकये के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और मुद्दई जो है ना वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उनकी उस मुद्दत में हुई है। और सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने तो ओरिजिनल लगाया था जैश पे इल्ज़ाम, तो अब आप मुझे बताएं आपकी हुकूमत जैश के खिलाफ कब और कितना एक्शन लेगी? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप उन्होंने उठाया है, क्योंकि उनको नजरबंद तो रखा हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ ना कोई इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, ना उनसे पठानकोट के बारे में अब तक कोई पूछगछ गालबन सरकारी तौर पर की गई है। तो ये पहला स्टेप है कि उनके खिलाफ पहले FIR काटा जाए, उनको नामजद किया जाए मुलजिम, वो और उनके साथी जिनका नाम हिंदुस्तान ने भिजवाया है, फिर उनसे तफ्तीश की जाए और तफ्तीश के जो नतायज हैं फिर हिंदुस्तान से भी शेयर किए जाए और उसकी रोशनी में जो एक्शन इनके खिलाफ लेना जरूरी हो वो पाकिस्तान हुकूमत पर ले। जनरल थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। जी आसिफ अली पोता, आप क्या कमेंट कर रहे थे करेंगे मोइनुद्दीन हैदर साहब की स्टेटमेंट के ऊपर? मैं मुबशर साहब एक बात कहूँगा आपके प्रोग्राम के तवसत से कि हमारी बातें तो छोड़ दें, जर्नलिस्टों की बातें छोड़ दें, आपकी बातें छोड़ दें, मीडिया की बातें छोड़ दें, ये जो मिनिस्टर आपस में, एक पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस पे तहकीकात क्यों नहीं हो रही? जो एक दूसरे पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस पे तहकीकात क्यों नहीं हो रही? राना तनवीर जो कहता है कि जी मैं सबूत पेश करता हूँ, मैं अदालत में जाता हूँ खुर्शीद शाह के मुतालिक, तो क्यों अदालत उसे नहीं बुलाती और वो क्यों इंतज़ार कर रहा है कि अदालत उसे बुलाए? जब उसको पता है कि उसके सामने करप्शन हुई है तो वो क्यों नहीं जा रहा? जब आबद शेरली और उसका बाप कह रहा है कि वज़ीर कानून ने 21 कत्ल करवाए हैं और कातिल कह रहा है कि मैंने फलां के कहने पे कत्ल किया है, तो उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? जबकि हर कोई कह रहा है कि जी नंदीपुर प्रोजेक्ट में इतना गबन हुआ है, गडानी प्रोजेक्ट में इतना गबन हुआ है, PIA में इतना गबन हुआ है, दानिश स्कूल में इतना गबन हुआ है, ऑरेंज ट्रेन इतने की बन रही है। अवाम को इतना मुबश्शिर साहब हक नहीं है कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? 100 अरब 200 अरब रुपए का इनके नज़दीक कोई फ़र्क ही नहीं है। एक कह रहा है कि जी 100 अरब का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है, एक कह रहा है जी 200 अरब का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है। इनको तो उल्टा लटका देना चाहिए कि जी हमें हिसाब दें, कमीशन बनाएं और इस कमीशन में सब लोग शामिल हों कि ये कितने का बन रहा है, कौन बना रहा है। और सिर्फ 3 मुल्क ही इस दुनिया में रह गए हैं कि जो हमारा यहाँ से कूड़ा करकट भी वो उठाएंगे, जो यहाँ पे हमें बल्दियाती निज़ाम भी बना के देंगे, जो यहाँ पे हमें ऑरेंज ट्रेन भी बना के देंगे। क्यों? कि इसके पीछे बहुत बड़ी करप्शन है और करप्शन में, और दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून पंजाब के पेट में बड़े मरोड़ उठे कि जनाब मियां मंशा की फैमिली को बुला लिया गया, उसके बीवी बच्चों को बुला लिया गया, अगर वो मुल्क छोड़ के चला गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क मर जाएगा। चूंकि मुल्क इसलिए मर जाएगा मुल्क, तो उसको ये पता नहीं है कि जो कॉटन इंडस्ट्री छोड़ के जा रही है, जो पाकिस्तान के सरमायादार दूसरे छोड़ के जा रहे हैं, जो बिजनेसमैन छोड़ के जा रहे हैं। जी असद करल साहब, आप क्या ऐड करेंगे? जी मैं इसमें एक तो जिस तरह मोइनुद्दीन हैदर साहब और चूंकि बात आ गई, अब देखें ना कि 5 करोड़ के इल्जाम के ऊपर तो वो भी तो गिल्टी प्रूव नहीं ना हुई। उसका नाम अयान अली का आपने ECL में डाल दिया, उसकी ट्रैवलिंग पे पाबंदी लगा दी। आपके सामने किस तरीके से वहां पे जो राना सनाउल्लाह को नहीं उनके ऊपर तरस रहम आता कि 5 करोड़ वाली तो धक्के खा रही हैं और जो 9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है FBR के 21 अगस्त के लेटर के मुताबिक मियां मंशा साहब और उनकी जो फैमिली के लोग हैं, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको पार्टी बना लिया बकायदा, नैब में भी मामला और FBR ने भी उसको टेकअप किया हुआ है। वहां पे उनका नाम ना ECL में डलता है, उनके बारे में खबर लग जाए तो वो समझते हैं कि हमारी तज़हीक हो गई है। अब राना सनाउल्लाह के हवाले से आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब हर वो करप्ट आदमी, हर वो फ्रॉड वाला आदमी जिसने अरबों रुपए का फ्रॉड किया है, अभी FBR कह रहा है ना कि मियां साहब ने 9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की, हम तो नहीं कह रहे, लेटर मौजूद है हमारे पास।
अब एम टैक्स के खुरम इफ्तिखार 12 अरब के डिफाल्टर हैं, नेशनल बैंक के और बैंक ऑफ पंजाब के। नैब में उनके खिलाफ भी उन्होंने केस भेजा हुआ है। थाना मिलर टाउन में इनका अपना पंजाब बैंक यानी कि हुकूमत सरकारी जो बैंक है, बेसिकली तो पब्लिक मनी है लेकिन चले पंजाब हुकूमत भी है। मिलर टाउन में अदालत के हुक्म के बावजूद खुरम इफ्तिखार के ऊपर राना सनाउल्लाह पर्चा नहीं होने दे रहे। वो कहते जी मैं, मुझे एक बात बताएं, क्या ये सही, हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे आते हैं या लाहौर पेशावर मोटरवे पे, तो 40 रुपया हर टोकन का जबरदस्ती मियां मंशा की कंपनी को जाता है और वो खास तौर पे उनकी वजह से इजाफा किया हुआ है। हाँ जी, सरकारी जगह टैक्स इसको कहेंगे, भत्था कहेंगे, एक्सटॉर्शन कहेंगे, इसको क्या नाम देंगे। मुबशर साहब, मुझे दुनिया का मैं कहता हूं बनाना रिपब्लिक में शायद इस तरह नहीं होता कि इन लोगों ने तो पाकिस्तान को लूट मार की एक जगीर अपना बना लिया है। लाहौर से आप दाखिल होते हैं तो इस्लामाबाद जब इंटरचेंज से आप उतरते हैं, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है आदम जी लाइफ इंश्योरेंस। वहां पे लिखा हुआ है कि इन्होंने एएस साथ एशिया केयर है और साथ एक और सीएसआई है, क्रिसेंट है। अब मसला क्या है, मंशा साहब की जो कंपनी है, उनके जो बेटे उसके डायरेक्टर हैं मियां मंशा साहब के, आदम जी लाइफ। अब आदम जी लाइफ जो है 40 रुपए हर बंदे से जबरी टैक्स, यानी कितने हजार गाड़ियां। इन लोगों ने तो पाकिस्तान को, इनके लिए तो लूट, इनकी जन्नत बनी हुई है ना ये, इनको तो और इस किसी मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज, वरना तो ये भाग जाए। हाँ जी, लेकिन कब्र का साइज एक ही होता है असद खरल। मैं आपको बताऊं, कब्र में सबने जाना है और उसका साइज एक ही है और कफन की जेबें नहीं होती। वली पोता और असद खरल मेरे साथ हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कासिफ अली पोता साहब, थोड़ा टाइम है हमारे पास, जितनी बातें हमने की, और ये पुलिस में या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में करप्ट अफसर जो होते हैं जिनकी वजह से कारोबार जिंदगी बंद हो जाता है, हजारों अफराद की बेरोज नौकरियां चली जाती हैं, उनके मतलब क्या कहेंगे आप? मुबशर साहब, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि आप देखें कि पुलिस और जितनी दूसरी एजेंसीज़ हैं वो काम उनसे क्या लिया जा रहा है। पुलिस के लाहौर में अगर देखा जाए तो 3 रूट्स लगे होते हैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए, बाकी उनकी फैमिली के लिए अलग है। उनके पास जो वेपन होता है, आप कभी देखें उनको वेपन तक चलाना नहीं आता। और फिर सारी पॉलिटिकल भर्तियां हुई होती हैं। कोई एसपी जो है वो चीफ मिनिस्टर को इंटरव्यू दिए बगैर नहीं लग सकता। जब वो चीफ मिनिस्टर को इंटरव्यू दिए बगैर नहीं लग सकता और उसको लगाया जाएगा चीफ मिनिस्टर की तरफ से, तो वो फिर चीफ मिनिस्टर को जवाबदेह होगा, वो फिर चीफ मिनिस्टर का बात मानेगा। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक एएसआई से इतनी जल्दी प्रमोट हुआ एसएसपी तक कि जो जाके वजीर आला हाउस और वजीर आजम हाउस के बाहर ये कहता होता था कि मैं आपके दर का कुत्ता हूं, मैं आपके दर का गुलाम हूं। जो कुत्ता और गुलाम कहलाएगा वो अवाम को काटेगा, अवाम पे हुक्मरानी करेगा या अवाम की खिदमत करेगा। इनको कोई गर्ज नहीं है कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देनी है। ठीक है, करल साहब, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। बशर साहब, बात ये है कि एक तो एग्जैक्ट के हवाले से गैर कानूनी इक़दाम है, दूसरा मैं समझता हूँ कि साफ़ती इदारे के ऊपर जो शब खून बोला है इन्होंने, इस पे पूरे साफ़ी हम एज ए, और मैं शायद हयात साहब का चूँकि टाइम थोड़ा है, पूरा प्रोग्राम बहुत सारा मटीरियल मेरे पास है और भी मटीरियल लाएंगे, हम अदालत में भी जाएंगे और इनका कच्चा चिट्ठा, इनका अपना प्रोफाइल क्या है, ये किसके इशारों पर काम कर रहे हैं, किसकी स्पॉन्सरशिप है, ये बाहर के दौरे करते हैं, इनके असासे कहां से बने, इनके टेलीफोन नाम किन नंबरों से चल रहे हैं, पहला सबसे बड़ा यानी क्राइम खुद कर रहे हैं। और फिर क्या ये इन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की, क्या एफआईए के पास इख्तियार है कि ना तो उन्होंने कोई अनऑथोराइज एक्सेस की है, ना उन्होंने कोई इस तरह का काम किया है, ना स्टेट के एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया है। ये सारा इन्होंने जो मुख्तलिफ जो लोगों को खुश करने के लिए एक गैर कानूनी सारा इकदाम करके लोगों का कारोबार बंद कर किया है। आज़ादी सहाफत के ऊपर जो बोल का क्या इससे तल्लक था, उसके ऊपर सारा ये इन्होंने शब खून मारा है। तो मैं समझता हूं इनको हमें एक इबरत का निशान, ऐसे अफसर जो हैं जो महकमों के अंदर बैठ के महकमों की भी बदनामी का बायस बन रहे हैं, और इस हवाले से अब चौधरी निसार साहब जो है उनका भी फर्ज बनता है। और दूसरी जो आपने बात की मोटरवे के ऊपर जबरी और भत्था टैक्स जो चल रहा है, आर्मी चीफ साहब, ये आपके इदारे भी बदनाम हो रहे हैं। मंशा साहब बर्मला कहते हैं कि एफडब्ल्यूओ वालों की मैं सरपरस्ती में ये सारा काम कर रहा हूं, ये आदम जी के अकाउंट में जा रहे हैं। क्या सॉवरन गारंटी
लेने वालों को, पाकिस्तान की जो बदनामी का बायस बनते हैं, उनको लोगों से आप FWO के जरिए भत्ता दिलवाएंगे, उनको अमीर करेंगे। तो ये आपको भी देखना होगा कि मोटरवे के ऊपर जो 40 रुपए आदम जी इंश्योरेंस और इनके खातों में जा रहे हैं, जबकि मैंने गाड़ी की ऑलरेडी मेरी इंश्योरेंस अगर है, ऑलरेडी मेरी लाइफ इंश्योरेंस है, तो मैं डबल मेरे से किस तरह जबरी ली जा सकती है। वहां पे बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, आप अपने तौर पे चेक भी करवा लें। और ये FWO के एहलकार अगर निचले लेवल पे या ऊपर वाले लेवल पे कोई भी इसमें अगर इन्वॉल्व हो, तो ये पाकिस्तानियों से भत्ता लेने में कम से कम जो फौज है, जो रेंजर उधर भत्ता वालों को पकड़ रही है, और इधर अगर FWO की आड़ में मियां मनशा साहब और इस तरह की कंपनियां अगर भत्ता ले रही हैं शहरियों से, तो इस पे ऊपर भी मैं कहता हूं आर्मी चीफ साहब को नोटिस असद लेना करल, चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। मुबश्शिर साहब, आसिफ अली पोता, थैंक यू वेरी मच। जनरल मोइनुद्दीन है जी पोता सर। मैं सिर्फ एक Very बात quickly, कहूंगा मेरे पास time कि नहीं है। जो पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत आप जा रहे हैं अदालत में, उसमें हम लोगों को भी पार्टी बनाइएगा। माजी में जर्नलिस्ट एक केस में पार्टी बने थे और हाई कोर्ट को घुटने टेकने पड़े थे, हजारों की तादाद में। आप हम नहीं चाहते अल्लाह नहीं, रहम वो- करे कि किसी आला अदालत को खुदा ना नहीं, खास्ता नहीं, कोई नहीं। जख्म नहीं मैं पहुंचाना चाहता, नहीं, लेकिन अदा- हमें अपना राइट चाहिए, अदालत हमें के- प्रोटेक्शन चाहिए। राइट के ऐसे लिए, करप्ट राइट पुलिस के ऑफिसरों लिए। से जिनकी हम करप्शन बेनकाब करें, तो वो हमें यानी अब का बड़ा सियाना आदमी है, इनडायरेक्टली भेजता है मैसेज, मुझे खुद करेगा तो उसको पता रिकॉर्ड में भी आ जाएगी बात, लेकिन नहीं करता ऐसे। एनीवे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक इतनी अच्छी खबर नहीं है। दोनों आपको मैंने आज बतानी थी। हमारे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जनाब खुशनूद अली खान साहब कई दिन से दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। काफ़ी उनको प्रॉब्लम है, उनको दुआओं की ज़रूरत है, आप उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा। खरा सच के लॉन्ग स्टैंडिंग एडिटर जो हैं जनाब अदील अहमद जो हैं, कल उनकी शादी है और उन्होंने तमाम नाजरीन से अपील की है कि उनके लिए आने वाली ज़िंदगी में अच्छी और खुशखुरम ज़िंदगी के लिए उनके लिए दुआ की जाए। हम सब दुआ को हैं, हम सब वहीं पे होंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।